मित्रों, आज से हम लोग समसामयिकी की करंट मतलब कि करंट अफेयर्स की और हिस्ट्री की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं स्कूला ऑनलाइन नाम से। हमने इसके लिए डिजिटल बोर्ड का यूज ना करके सामान्य रूप से क्लासरूम का माहौल तैयार करने के लिए सामान्य बोर्ड को ही यूज किया है। आज हम लोग इसके अंतर्गत पहला टॉपिक करने वाले हैं G20 और आपको लगातार करंट की और हिस्ट्री की इस पर सीरीज जो है उपलब्ध होती रहेंगी। आप अपने घर पर बैठकर इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग G20 की बात शुरू करते हैं, जो कि आज हम लोगों का इस सीरीज का पहला वीडियो पहला टॉपिक है। तो पहला टॉपिक है G20। जिस वर्ष G20 होती है, लगभग हर वर्ष होती है। पिछले 1-2 साल में कोरोना के दौरान ये वर्चुअल माध्यम से हुई। तो जिस वर्ष भी G20 होती है उसके 2 या 3 महीने पहले या 2 या 3 महीने बाद के आने वाले जितने भी आपके एग्जाम होते हैं उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलनों में से एक है। इसलिए G20 आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस सीरीज में हम लोगों ने इस तरीके से करना है कि हम लोगों को ठीक ठाक जितने भी एग्जाम हैं, लेखपाल से लेकर के यूपीपी और आयोग के भी जो एग्जाम हैं उनको कवर करते हुए ही हम लोग ये काम करेंगे। सबसे पहले G20 में जो है, G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 मतलब कि 20 लोगों का एक समूह। इस समूह में मुख्य रूप से देखा जाए तो 19 देश, साथ साथ में EU मतलब कि यूरोपियन यूनियन और इनके अतिरिक्त 2 देशों के प्रतिनिधि या फिर 2 संस्थाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेते हैं। एक विश्व बैंक के और दूसरे आपके IMF के मतलब कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के। तो कुल मिलाकर मोटी मोटी बात यह है कि 19 देश प्लस यूरोपियन यूनियन और साथ साथ में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष इनके प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो पहले नंबर पर यह बात समझनी है कि ग्रुप ऑफ 20 आखिर में ग्रुप है किस चीज का। तो ये ग्रुप मुख्य रूप से 19 देशों का है और साथ साथ में EU यूरोपियन यूनियन और इसके साथ में विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा जो कोष है इसके प्रतिनिधि इस बैठक में हिस्सा लेते हैं। आपको इस टॉपिक को 2-3 तरीके से करना होगा। पहला, इसका इतिहास क्या है। तो एक तो हो गया इतिहास क्या है इसका, क्योंकि कभी कभी जीके में G20 की बैठक कब हुई या इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने देश हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन करीब जीके के टाइप में बना लेते हैं। और जब उनको समसामयिकी से क्वेश्चन पूछना होता है इसमें, तो वो वर्तमान की बैठक, उसका मोटो और उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं आपसे पूछ लेते हैं। तो हमको इस सीरीज में ऐसा काम करना है कि हमको जीके भी कर लेनी है और साथ में वर्तमान का भी कर लेना है। तो इतिहास इसका क्या है और वर्तमान में क्यों आवश्यक है। तो वर्तमान में क्यों आवश्यक, इन 2 विषयों पर हम लोगों को यह काम करना है। मैं जो लिखूंगा आपको उसको समझा दूंगा, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। आप इस वीडियो को रिवाइंड कर उस चीज को लिख सकते हैं। वीडियो को तेज कर कम कर अपने हिसाब से सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से पहला जो चरण है वो इतिहास का है इसके, और जो दूसरा चरण है वो इसके वर्तमान परिदृश्य का है कि किस तरीके से वर्तमान में इसकी भूमिका है और विकासशील देशों ने क्यों G20 और साथ में होने वाले COP 26 में ज्यादा प्रतिरोध किया एज ए कंपेरिजन ऑफ G20 में। तो अगर हम दोनों को रखें, तुलना करें, तो इसका अगला जो टॉपिक है COP 26, उसमें विकासशील देशों ने ज्यादा प्रतिरोध दिखाया है या फिर कह लो कि ज्यादा विरोध दिखाया है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है पहले चरण में हम लोग इसका इतिहास करेंगे और दूसरे चरण में वर्तमान में क्यों आवश्यक है इसको करेंगे। तो इस तरीके से जो ये आपका पहला टॉपिक है इसको 2 चरणों में हमें करना है।
तो पहला चरण हम लोग करने जा रहे हैं इसके इतिहास के बारे में। इसके इतिहास के बारे में देखिए बेटा, इसके इतिहास के देखिए बच्चों, अगर इतिहास की बात मोटी मोटी करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1999। भारत इसका संस्थापक देश ही रहा, तो भारत क्या है, संस्थापक देशों में से एक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, संस्थापक देशों में से एक है। मतलब कहने का मोटा मोटा ये है कि हमें वो भी क्वेश्चन कर लेना है जो थ्योरिकल आ जाता है, जिसमें वो लोग डायरेक्ट ना पूछकर अंदर पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से इस काम को करते हैं। तो स्थापना इसकी हुई 1999 में और भारत इसका संस्थापक देशों में से एक रहा। जब स्थापना हुई तो मुख्य रूप से जो देशों के केंद्रीय, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर, केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और इसके साथ में वित्त मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी। देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुआ करती थी G20। ऐसा 1999 से लेकर 2008 तक चलता रहा। देशों के जो इनके रिजर्व बैंक, जैसे अपना RBI है, वैसे देशों के जो केंद्रीय रिजर्व बैंक है उनके गवर्नर और साथ साथ में वित्त मंत्रियों की एक बैठक हुआ करती थी जिसका नाम था G20। चूंकि इसकी महत्ता ज्यादा है, महत्वपूर्ण एक संगठन है, ये महत्वपूर्ण संगठन है, इसलिए राष्ट्राध्यक्षों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। अब यहां एक यक्ष प्रश्न ये है कि आखिर महत्वपूर्ण इतना क्यों? तो जरा इसको भी एक चार्ट में समझ लीजिए। महत्वपूर्ण ये इसलिए है क्योंकि कुल वैश्विक जो व्यापार है, उसका 75% का नेतृत्व करता है। 75% का क्या करता है, नेतृत्व करता है। इसके अतिरिक्त कुल GDP, मतलब कि कुल जो वैश्विक GDP है उसका 85% का नेतृत्व करता है। तो ये चीज आपको दूसरी चीज याद रखनी है, मतलब कि व्यापार में 75% और GDP में 85% का योगदान करता है G20। इसके अतिरिक्त कुल जो निवेश है, ये सब वैश्विक चीज आपकी चल रही है। कुल वैश्विक GDP, कुल वैश्विक निवेश, उसमें भी लगभग 85% की भागीदारी G20 करता है। और इसके अतिरिक्त अगर जनसंख्या की बात कर ले बच्चों, तो ये जो जनसंख्या है इसका लगभग 2/3 मतलब कि लगभग 66% के करीब जनसंख्या का भी क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तो मोटी मोटी बात है कि G20 की इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि G20 जो है कुल वैश्विक व्यापार का 75%, कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद या फिर कह लो कुल GDP का 85%, कुल निवेश का 85% और जनसंख्या का 2/3 हिस्सा, मतलब लगभग 66% का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है। इसलिए इसकी महत्ता थी और इसी महत्ता के कारण 2008 में जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने इसमें भाग लेना शुरू किया। तो कहने का मतलब यह है कि 2008 से ही इसके सम्मेलन को नंबर दिया गया। ये कितने नंबर की बैठक है, ये कितने नंबर की बैठक है। तो जब आप इसको काउंट करेंगे तो आधार वर्ष आपका 2008 है। तो आपका आधार वर्ष क्या है, 2008। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इसको चाहें तो इसको अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लेना कि कितने का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में जब एग्जामिनर का एग्जाम जब पेपर बनाता है वो, तो उसको लगता है कि हमको अगर इतिहास से क्वेश्चन लेना है इसके, तो ये कुछ क्वेश्चन ये डायरेक्ट जो है आपके रख सकता है, या फिर आप आयोग की तैयारी कर रहे हो और G20 के संदर्भ में गलत कथन है, तो इस तरीके के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। तो आपको याद रखना है कुल वैश्विक व्यापार का 75%, GDP का 85%, कुल वैश्विक निवेश का 85%, जनसंख्या का 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व G20 करता है। अब यहां प्रश्न यह है बच्चों कि इतना महत्वपूर्ण संगठन जब है, तो इतने महत्वपूर्ण संगठन में जो आपके देशों की जो संख्या है
वो 19 प्लस 1 EU के। 2-3 साल पहले अभी एग्जाम में G20 का देश आया था, जिसका पूछा था कि इसमें से कौन सा देश G20 में शामिल नहीं। तो अगर आपको इसको याद रखना है तो इसको याद रखने का एक तरीका है, इस बोल्ड को हम विश्व समझ लेते हैं, विश्व मानचित्र समझ लेते हैं, और उसके आधार पर हम लोग G20 के सदस्य देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आप इसका जो है फोटो ले सकते हैं या फिर अपने रोक के इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस बोल्ड को अगर हम आधार बना लेते हैं और विश्व मान लेते हैं तो किस तरीके से हम इसको देश इंगित करेंगे, चलिए वो इंगित करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। ये कुछ देशों का समूह है जो आप चित्र में देख पा रहे हैं। ये 7 महाद्वीप, जिसमें एक महाद्वीप अंटार्कटिका के कोई सदस्य नहीं इसमें, तो उसका एक चित्र हमने बनाया है यहाँ पर। ये G20 के देश है। तो सबसे पहले हम उत्तरी अमेरिका से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर सबसे ऊपर कनाडा, सबसे ऊपर कनाडा, सबसे ऊपर कनाडा, बीच में USA और नीचे मैक्सिको, नीचे मैक्सिको। इसके बाद ये जो है दक्षिणी अमेरिका, इस तरफ ब्राजील और इस तरफ अर्जेंटीना। इस तरफ आ जाइए यूरोप वाले क्षेत्र में, ये यूनाइटेड किंगडम, ये फ्रांस। इसके इस तरफ आ जाइए आप लोग, ऊपर वाला जर्मनी, नीचे वाला इटली, ये रूस, ये तुर्की। क्योंकि रूस और तुर्की दोनों देशों में शामिल, दोनों महाद्वीपों में शामिल है, यूरोप में भी और एशिया में भी। ये सऊदी अरब, भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। ये देशों का समूह है जो कि आपका G20 का है। बाय मैप हमने बनाया है इसको। क्यों बनाया है? इसका कारण यह है कि इसमें जो अतिरिक्त क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आया कि इसमें से कौन सा देश या कितने, इसमें से सर्वाधिक कहाँ के देश, तो आपको पता है कि आपको ये पता है कि ये आपके यूरोप के देश, और आपको ये भी पता है कि रूस और तुर्की ये दोनों में शामिल, मतलब कि एशिया में भी शामिल है और यूरोप में भी शामिल है।
तो आप इस चित्र से देख सकते हैं कि एशिया में सर्वाधिक देश होंगे, एशिया से सर्वाधिक देश होंगे। अगर इन दोनों को इंटरसेक्शन मान के या दोनों में मान लें तब भी एशिया में सर्वाधिक देश होंगे। तो आपको ये चित्र याद रखना है, ये चित्र महत्वपूर्ण चित्र है जो कि आपको ये बताएगा कि G20 में कितने देश हैं। अभी क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि एशिया में इसमें से कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है। ऑप्शन पहला ही सिंगापुर था। तो आपको जरा ये ध्यान रखना है मैप बाय मैप से कि कौन कौन से देश शामिल हैं, जो कि आसानी से आप इस मैप के माध्यम से बार बार देख सकते हो, आराम से अपना काम कर सकते हो। अब यहाँ जो तीसरा प्रश्न ये है कि जो वर्तमान में जो G20 की बैठक हो रही है, ये जो वर्तमान में G20 की बैठक हो रही है, जो वर्तमान में G20 की बैठक हो रही है, इससे आपसे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो पूछ सकते हैं। इससे आपसे क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो वो पूछ सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे अगर हम वर्तमान परिदृश्य को देख लें तो वर्तमान में वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। तो वर्तमान में G20 से वो कौन कौन सी चीजें आपसे पूछे। देखिए, पहली बात तो ये ऐसी संस्था है जिसका कोई मुख्यालय नहीं, कोई भी मुख्यालय नहीं, तो मुख्यालय नहीं पहली चीज। दूसरी चीज कि वर्तमान में 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में हुई 2021 में इटली रोम में, इटली के रोम में हुई, इटली के रोम में हुई। मोटो क्या था, मतलब कि थीम क्या थी। तो मोटो शब्द, मोटो क्या था, पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्परिटी। पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्परिटी, ये इसका मोटो था G20 का इस बार के। आपको मोटो याद रखना है क्योंकि कभी कभी मोटो से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उद्देश्य किस उद्देश्य से लोग बैठे। तो 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ये जो बैठक हुई है ये इटली रोम में हुई। ये 16वीं बैठक थी, ये 16वीं बैठक थी। इससे पहले वाली जो बैठक, मतलब कि जो 15वीं बैठक थी, जो 15वीं बैठक थी वो सऊदी अरब में हुई थी, सऊदी अरब के रियाद में हुई थी। नवंबर 2020 में वर्चुअल माध्यम से हुई थी। इसके बाद जो अगली बैठक होने वाली, मतलब कि जो 17वीं बैठक होने वाली है, जो 17वीं बैठक होने वाली, वो बैठक आपके इंडोनेशिया में होगी। वो बैठक इंडोनेशिया में होने वाली, किस सन में होने वाली है, तो 2022 में होने वाली है 17वीं बैठक। इसके बाद जो अगली बैठक है वो 18वीं बैठक होगी, 2023 में होगी और भारत में होगी। इसीलिए आपको ये मैप याद रखना है। आपको मैप इसलिए याद रखना है क्योंकि जब तक आप ये मैप नहीं समझेंगे तब तक गड़बड़ कर जाएगा। तो 2023 में जो बैठक होने वाली है वो भारत में होगी 18वीं बैठक, और इसके बाद जो अगली बैठक है वो 19वीं बैठक है, 2024 में होने वाली है, ब्राजील में होने वाली है। अभी इन दोनों के महीने नहीं क्लियर किए। ये बैठक जो है ये तो अक्टूबर में होगी, अक्टूबर के लास्ट में, जैसे ये हुई वैसे ये बैठक। तो आपको ये बैठकों का क्रम याद रखना है। इससे पहले कहां हुई, सऊदी अरबिया में। वर्तमान में कहां हुई, रोम इटली में हुई। कब हुई, तो 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में हुई। 16वीं बैठक है वर्तमान की। आधार मैंने आपको बताया था कि 2008 से आप आधार लेंगे तो पहली बैठक 2008 से ही मानेंगे। कुछ बैठकें एक दो सन में दो बार हो गई। तो अगर कोई काउंटिंग में दिक्कत आए तो आप जो है लिस्ट खोल के देख सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है, तो 16वीं जो बैठक है वो रोम इटली में हुई है, ये वर्तमान की बैठक। इसके बाद जो इंडोनेशिया में होने वाली है वो अक्टूबर 2022 में होगी। 18वीं बैठक भारत में होगी 2023 में, और जो 19वीं बैठक है वो ब्राजील में होने वाली है 2024 तक। तो ये तो बात हो गई इसके बेसिकली डाटा के बारे में कि कैसा आपको डाटा आपसे पूछते हैं, आप इसको समझ लेंगे। एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना होगा, इसमें जरा याद रख लीजिए। एक शब्द G20 में बड़ा फेमस इस बार रहा, ट्राइको।
तो ये ट्राइको क्या है ये जरा समझ लेते हैं। ट्राइको का मतलब ये है कि ये G20 में ही उन शीर्ष देशों का समूह है जो वर्तमान में, पिछले और आगामी इन 3 सेशन में राष्ट्राध्यक्ष हो चुके हैं या फिर मेजबानी कर चुके हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर वर्तमान में जो अगली बैठक होने वाली है इंडोनेशिया को आधार बना दें, यह वर्तमान बैठक जो अब की से हुई है 2021 की जो हुई है, मतलब जो पिछले साल की जो बैठक हुई है कि अब तो 2022 शुरू, तो पिछले साल की जो बैठक हुई है वो हुई थी इटली में। तो अगर हम वर्तमान में होने वाली बैठक इंडोनेशिया को आधार बना लें तो इसके पहले वाली बैठक इटली में हुई जो आप अभी पढ़ रहे हो, और इसके बाद वाली जो बैठक होगी वो भारत में होगी। तो ये 3 लोग मिलकर इस समूह का निर्माण कर रहे हैं जिसका नाम है ट्राइको। तो इस ट्राइको समूह को आपको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इटली, इंडोनेशिया, भारत, इसके 3 सदस्य हैं। इसका काम क्या है, ये 3 लोग आपस में सूझबूझ से G20 के कार्यों का संपादन करेंगे। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है। अब यहां पर जो बेसिक प्रश्न है कि G20 में भारत की क्या भूमिका रही, और भारत के जो कथन है, क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर है COP26 पर है, तो G20 में मतलब भारत की क्या भूमिका रही। तो अगला जो आपका टॉपिक बनेगा वो G20 प्लस भारत होगा। अगला जो टॉपिक बनेगा वो G20 प्लस भारत बनेगा। तो जरा एक टॉपिक और कर लेते हैं इसी में, G20 प्लस भारत। तो ये है G20 प्लस इंडिया प्लस भारत। जरा इसको समझ लेते हैं, इसमें 1-2 पॉइंट। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जो भारत की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व किया उसमें उन्होंने कौन कौन सी बात कही। भारत ने सबसे पहली बात कही कि हम 2022 के अंत तक लगभग 5 बिलियन मतलब कि 5 अरब कोरोना डोज के उत्पादन की बात कही भारत ने। साथ साथ में WHO को भारत की जो वैक्सीन है उसको मान्यता प्रदान करने की बात कही गई। WHO से मान्यता प्रदान करने की बात कही। भारत ने यह भी कहा कि हमने 150 प्लस देशों में वैक्सीन को पहुंचाया है, जिसमें भूटान पहला था देश जिसको भारत ने पहुंचाया था। 150 प्लस देशों में पहुंचाई। और एक जो और बात कही जो इंपॉर्टेंट है, 1 अर्थ 1 हेल्थ, मतलब कि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, 1 अर्थ एंड 1 हेल्थ। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि ये बात तो सब जानते हैं कि पूरा जो विश्व है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर एक क्षेत्र में कोरोना वायरस फैला, वुहान से शुरू हुई आंधी और सबके दरवाजे में ताला लग गया, कहना का मतलब साफ साफ ये है कि हम लोग वायरस जैसी महामारी में ये कह के नहीं बच सकते कि हम बच ही जाएंगे। बहुत सारे देशों ने जब तक रोका तब तक वायरस अंदर प्रवेश कर चुका था और धीरे धीरे पूरे विश्व को चपेट में ले। तो 1 अर्थ और 1 हेल्थ का जो कॉन्सेप्ट भारत ने संकल्प किया है, ये संकल्प जो है वो ये इंगित करता है कि आप जो है कोरोना महामारी के दौरान अपने परस्पर सहभागिता के द्वारा अपनी वैक्सीन को एक जो जरूरतमंद देश है उन तक पहुंचाना, प्लस जो वैक्सीन का उत्पादन कर रहे हैं उनको भी अगर वो चाहें तो सस्ती दर पर वैक्सीन की उपलब्धता करा देना। तो बेसिकली जो भारत का पक्ष था वो ये था। अब यहां एक और प्रश्न उठता है कि भारत और चीन ने, ये प्रश्न अभी COP26 में भी आएगा, कि कोयले को चरणबद्ध तरीके से समाप्त
करने की जो बात कही गई है, इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति थी भारत और चीन को, और होनी भी चाहिए। देखिए ये बात एकदम स्पष्ट है कि प्रकृति को नाखुश कर कर आप स्वयं में विकास नहीं कर सकते, यह बात तो सबको है। मगर भारत और चीन का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। अगर हम इसको कोयले के उत्पादन में या कोयले को चरणबद्ध तरीके से उन्मूलन करना शुरू कर दें तो दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। तो विकासशील देशों का यह मत है, जो उन्होंने अपने अपने लक्ष्य रखे हैं, कि हमको एक स्पैन ऑफ टाइम दिया गया जिसमें कि हम लोग इसको अपनी योजना के अनुसार समाप्त कर सके। जैसा कि आप कहते हैं कि 2030 तक इतना खत्म करो, 35 तक इतना खत्म करो, 45 तक इतना खत्म करो, तो ये हमारे लिए संभव नहीं। इसीलिए आप देखिए इसके उदाहरण, नेट जीरो। नेट जीरो का मतलब यह है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन, शून्य कार्बन उत्सर्जन। इस स्थिति तक चाइना ने अपने आप को पहुंचाने के लिए चीन ने घोषणा की है कि वो 2060 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा, और भारत ने 2070 तक घोषणा की कि 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। तो 2060 और 2070, और यूएसए ने 2050 तक ये लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की। अब आप जरा इस मैप को देखिए ध्यान से। अगर हम इसकी विकासशील देशों की सूची देखें, यूएसए विकसित, नंबर 2 पर चीन और नंबर 3 पर भारत। तो ऐसी स्थिति में कोयले को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के साथ में एक आपको स्पैन ऑफ टाइम भी देना पड़ेगा विकासशील देशों को, और साथ में बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास वो टेक्नोलॉजी ही नहीं जिससे कि वो अपने यहां कार्बन का उत्सर्जन कम कर सकें। तो ऐसी स्थिति में जो विकसित देशों ने वादा किया था 2009 कोपेनहेगन में कि वो $100 बिलियन का एक कोष बना के देंगे 2020 तक, जिससे कि विकासशील देशों और गरीब देशों में जो प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको पहुंच दे सके, और साथ साथ में अन्य जो योजनाएं हैं जो कार्बन इमिशन को कम करे, उसके लिए वो लोग अच्छी तरीके से अपनी टेक्नोलॉजी विकसित कर सकें। तो इस बात पर भी विकसित देश खड़े नहीं उतरे। तो ऐसे कई इशू हैं जो हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि अगला लेक्चर आपका होगा COP 26। तो बेसिकली अगर 5 मिनट में हम पूरे लेक्चर को दोहराएं तो 30 से 31 अक्टूबर के बीच में इटली के रोम में 16वीं बैठक G20 की हुई, पीपल, प्लेनेट एंड प्रॉस्पेरिटी के मोटो के साथ में यह बैठक हुई। इससे पहले की बैठक सऊदी अरब में हुई थी, जो कि 20वीं बैठक थी, 15वीं बैठक थी, 2020 में हुई थी नवंबर में। अगली बैठक इंडोनेशिया में होगी, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर की थीम के साथ, और इसके बाद अगली बैठक भारत में होगी। भारत पहली बार 2023 में इसकी मेजबानी करने जा रहा है। भारत ने अपने बजट में 2021-22 का जो बजट अभी तो आने वाला है, मतलब 21-22 का बजट तो आ चुका है, तो 22-23 का आने वाला है। 21-22 के बजट में बाकायदा 100 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किए थे G20 की बैठक में। उसके कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत अच्छी खासी तैयारी कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है आपका G20, इसको आपको क्रमबद्ध तरीके से करना है। अगला हम लोग जो लेक्चर करेंगे तो हम लोग COP 26 पे करेंगे, और बहुत ही जल्द हम लोग हिस्ट्री की सीरीज में लेक्चर को करेंगे। जय हिंद, जय भारत।